नमस्कार। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम भारतीय रेलवे के एक कह सकते हैं काफी अहम और शायद थोड़े उलझे हुए पहलू पर बात कर रहे हैं। वो है रेलवे कर्मचारियों को चोट लगने या उनके अपने सामान मतलब व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान पर मुआवजा, क्षतिपूर्ति के नियम क्या हैं। हमारी ये सारी बातचीत इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड यानी IREC वॉल्यूम 1 के चैप्टर 12 पर आधारित होगी। इसमें नियम है 1201 से 1207 तक। यही नियम तय करते हैं कि भाई मुआवजा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हमारा मकसद है इन नियमों की गहराई में जाना, क्या कवर होता है, क्या नहीं, कौन से कानून हैं और प्रक्रिया क्या है इसकी, और क्या ये नियम आज भी उतने ही ठीक बैठते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो सबसे पहले एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। नियम 1201, क्षतिपूर्ति का हक। ये नियम क्या कहता है? क्या मतलब रेलवे कर्मचारी को चोट या सामान के नुकसान पर मुआवजे का सीधा सीधा हक है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है शुरुआत के लिए। और नियम 1201 इसका जवाब साफ तौर पे नहीं में देता है। ये नियम कहता है कि किसी रेलवे कर्मचारी या उनके परिवार को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान या बीमारी या चोट के लिए सरकार से दावा करने का कोई स्वतः अधिकार मतलब इनहेरेंट राइट नहीं है। मुआवजा सिर्फ तभी मिल सकता है जब या तो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 जैसे किसी कानून में इसका जिक्र हो या फिर इसी चैप्टर मतलब चैप्टर 12 के नियमों में साफ तौर पर लिखा हो। तो मतलब ये हुआ कि मुआवजा कोई अधिकार नहीं है, ये एक तरह की रियायत है जो कुछ खास शर्तों पर ही मिलेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये नियम मुआवजे के दावों का आप कह सकती हैं लीगल बेसिस तय करता है। ये एक खास व्यवस्था है, कोई गारंटी नहीं। इसे ऐसे समझिए कि सरकार यहाँ एक एम्प्लॉयर है और उसकी देनदारियां कानून से तय होती हैं। ऐसा नहीं कि हर नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी की तरह करेगी। नियम 1201 इसी प्रिंसिपल को सामने रखता है। समझ गया। तो अगर ये ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है, तो फिर मान लीजिए किसी को चोट लग जाए या भगवान ना करे मृत्यु हो जाए ड्यूटी पर, तब मुआवजा कैसे मिलता है? यहाँ पर नियम 1202 चोट या मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कैसे काम करता है? हाँ, तो नियम 1202 सीधे सीधे काम से जुड़ी घटनाओं के लिए है। अगर किसी कर्मचारी को रेलवे की ड्यूटी करते हुए मतलब इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी चोट लगती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मुआवजे का जो मुख्य आधार है वो है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। ये भारत में मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स को काम के दौरान लगी चोटों के लिए मुआवजा दिलाने वाला मेन कानून है। और मान लीजिए किसी भी वजह से ये वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट लागू नहीं हो पा रहा, तब क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक व्यवस्था है। नियम 1202 एक और रास्ता बताता है। वो है रेलवे सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स। ये नियम एक तरह से सेफ्टी नेट के जैसे हैं। मतलब ये पक्का करते हैं कि अगर WCA लागू न भी हो पाए तो भी जो कर्मचारी सेवा संबंधी दुर्घटना के शिकार हुए हैं या उनके परिवार हैं, उनको मुआवजा या पेंशन का लाभ मिल सके। तो ये दिखाता है कि अलग अलग हालात में कवर देने का इरादा तो है। ये तो हुई चोट या मृत्यु की बात, लेकिन इलाज के खर्च का क्या? जैसे हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा। नियम 1203 अस्पताल खर्च आदि की प्रतिपूर्ति के बारे में बताइए। मैंने सुना है कि ये सिर्फ ड्यूटी वाली चोटों तक ही सीमित नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये नियम काफी व्यापक है और कर्मचारी कल्याण का एक अहम पहलू दिखाता है। नियम 1203 के तहत रेलवे कर्मचारी और उनके जो आश्रित परिवार के सदस्य हैं, वो अस्पताल में इलाज पर जो खर्चा हुआ है उसका रीइंबर्समेंट पा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि भले ही वो बीमारी या चोट सीधे तौर पर उनकी रेलवे की नौकरी से जुड़ी ना हो। सच में ये तो काफी बड़ी सुविधा लगती है। तो इसमें सिर्फ हॉस्पिटल का बिल ही आता है या और भी कुछ? जैसे मान लीजिए किसी को कोई कृत्रिम अंग आर्टिफिशियल लिम्ब की जरूरत पड़ जाए। हाँ हाँ, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। नियम में साफ लिखा है कि कृत्रिम अंगों, स्पाइनल बेल्ट, ब्रेसेस, सर्जिकल बूट जैसे जो उपकरण हैं, उनकी लागत और सिर्फ लागत ही नहीं, उनकी मरम्मत और रिन्यूअल मतलब रिपेयर और रिन्यूअल के खर्च की भरपाई का भी प्रावधान है। लेकिन इसमें शर्तें तो होंगी जरूर। ऐसा तो नहीं कि कोई भी उपकरण खरीद लिया और बिल लगा दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, शर्तें हैं। सबसे जरूरी शर्त यह है कि किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो उपकरण मेडिकली जरूरी है, चिकित्सकीय रूप से आवश्यक है। और दूसरी बात,
जो मरम्मत या एडजस्टमेंट की लागत है वो नया उपकरण खरीदने की लागत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह का बैलेंस है, जरूरी हेल्थ केयर देना लेकिन साथ में फिजूल खर्ची भी रोकना। तो नियम है तो बड़ा, पर कंट्रोल के साथ। ठीक है, स्वास्थ्य की बात हो गई। अब आते हैं जरा व्यक्तिगत संपत्ति पर, मतलब कर्मचारी का अपना सामान। अगर ड्यूटी के दौरान किसी का सामान खो जाए या टूट जाए, नियम 1204 व्यक्तिगत संपत्ति नुकसान पर क्षतिपूर्ति, इसको कैसे देखता है? क्या हर तरह का नुकसान कवर होता है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, हर तरह का नुकसान कवर नहीं होता। नियम 1204 बहुत ही खास परिस्थितियां बताता है जब मुआवजे का दावा किया जा सकता है। बेसिक फंडा यह है कि नुकसान तब हुआ हो जब वो संपत्ति कर्मचारी की ड्यूटी की वजह से किसी खास खतरे में थी, स्पेशल रिस्क में। खास खतरा, हम्म। इसका कोई उदाहरण देंगे? जी मतलब कैसा खतरा? हाँ, जैसे सबसे आम उदाहरण है कि कर्मचारी ड्यूटी पर ट्रेन से या समुद्री जहाज से सफर कर रहा हो और कोई दुर्घटना हो जाए और उसमें सामान का नुकसान हो जाए। यहाँ खतरा सीधा सीधा नौकरी से जुड़ा है। एक और स्थिति है जब नुकसान दंगाइयों या हड़ताल करने वालों की वजह से हुआ हो, लेकिन इसमें एक पेच है। मुआवजा तभी मिलेगा जब राज्य सरकार उस घटना में आम नागरिकों के ऐसे दावों को मान नहीं रही हो। अच्छा, इसके अलावा नियम में वो सरकारी क्वार्टर या रेलवे की संपत्ति बचाने जैसी बातें भी थीं शायद? हाँ बिल्कुल, अगर कर्मचारी को सरकारी क्वार्टर में रहना जरूरी है और वहां रखे उसके जरूरी सामान का नुकसान किसी खास खतरे से होता है, जैसे आग लग जाए, पर ध्यान रहे सामान्य चोरी नहीं, तो दावा बन सकता है। या फिर अगर कर्मचारी ने रेलवे की संपत्ति बचाने के चक्कर में अपनी चीज गंवा दी हो। और एक और स्थिति है, अगर किसी बड़े अधिकारी के आदेश पर कर्मचारी की संपत्ति नष्ट करनी पड़ी हो, मान लीजिए किसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। ये तो वो बातें हुई जब दावा कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि हर नुकसान कवर नहीं होता। तो क्या है वो चीजें जो साफ तौर पर बाहर रखी गई हैं? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। नियम 1204 में कुछ बड़े महत्वपूर्ण अपवाद हैं, एक्सक्लूजन्स हैं, और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साधारण चोरी, ऑर्डिनरी थेफ्ट के लिए मुआवजा नहीं मिलता, भले ही चोरी में बल प्रयोग किया गया हो, मतलब जबरदस्ती हुई हो। एक मिनट, साधारण चोरी कवर नहीं है, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हुई हो? ये तो थोड़ा अजीब सा लगता है, खासकर अगर कोई कर्मचारी ऐसी जगह पोस्टेड हो जो सुरक्षित ना हो। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? नियम में इसका कोई साफ लॉजिक तो नहीं दिया है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है ये दावों को वेरीफाई करने की मुश्किल की वजह से हो, या ऐसे दावों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, या शायद ये सोच के भाई अपनी चीजों की सामान्य सुरक्षा तो आदमी की खुद की जिम्मेदारी है, जब तक कि ड्यूटी ने खतरे को बहुत ज्यादा न बढ़ाया हो। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आज के समय में सवाल उठ सकता है। और क्या क्या बाहर है? अगर नुकसान कर्मचारी की अपनी लापरवाही या गलती, मतलब नेग्लिजेंस या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से हुआ हो, तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा। और आमतौर पर जिसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान वगैरह, उनसे होने वाले नुकसान के लिए भी मुआवजा नहीं दिया जाता। तो मतलब अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी पर कहीं जा रहा है और अचानक बाढ़ आ जाए और उसका सामान बह जाए तो आमतौर पर मुआवजा नहीं मिलेगा। हाँ, सामान्यतः एक्ट ऑफ गॉड वाले क्लॉज के तहत नहीं मिलेगा, जब तक कि कोई बहुत ही खास परिस्थितियां ना हो जो सीधे रेलवे के किसी निर्देश या लापरवाही से जुड़ी हों। नियम का फोकस ज्यादातर नौकरी से जुड़े खतरों या आधिकारिक आदेशों पर है, न कि बड़ी प्राकृतिक आपदाओं या आम अपराधों पर। और हाँ, आमतौर पर नकदी या गहनी जैसी चीजों के नुकसान को भी कवर नहीं किया जाता। ठीक है, मान लिया कि नियम 1204 की कोई शर्त पूरी हो भी गई, जैसे ड्यूटी पर सफर के दौरान एक्सीडेंट में सामान का नुकसान हो गया, तो क्या मुआवजा मिलना पक्का है? मैंने देखा नियम 1205 शर्तें पूरी होने पर अनुदानित क्षतिपूर्ति में अनुग्रह, एक्ट ऑफ ग्रेस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 1205 ये बताता है कि भले ही नियम 1204 की कोई शर्त पूरी हो जाए, मुआवजा मिलना अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये जो सक्षम प्राधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनके विवेक पर निर्भर करता है, उनके डिस्क्रेशन पर, और इसे अनुग्रह या रियायत के तौर पर ही मंजूर किया जाता है। अधिकारी मामले के हालात को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। अरे, यानी ये तो अधिकारियों पर निर्भर है। और क्या मुआवजे की रकम पर भी कोई लिमिट है? क्या हर तरह के सामान के लिए मुआवजा मिल सकता है? हाँ, ये विवेकाधीन है,
और मुआवजा सिर्फ आवश्यक वस्तुओं नेसेसरीज के नुकसान के लिए ही दिया जा सकता है, लग्जरी आइटम्स विलासिता की वस्तुओं के लिए नहीं। अब कौन सी चीज आवश्यक मानी जाएगी ये भी अथॉरिटी ही तय करती है, कर्मचारी की पोस्ट हालात को ध्यान में रखते हुए। और सबसे अहम बात, मुआवजे की जो रकम है वो उस चीज के नुकसान के समय के बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू के आधार पर तय होती है, ना कि उसे बदलने के लिए नई चीज खरीदने की लागत रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। ओ, तो मतलब अगर किसी कर्मचारी का 5 साल पुराना लेकिन जरूरी टूलकिट खो गया, तो उसे नए टूलकिट की कीमत नहीं मिलेगी, बल्कि उस पुराने टूलकिट की उस समय की जो कीमत थी वो मिलेगी। इससे तो मिलने वाली रकम काफी कम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप। ये असल में नुकसान के वास्तविक मूल्य की भरपाई करने की कोशिश है, ना कि पूरी तरह से चीज बदल कर देने की। तो ये नियम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, लेकिन जो दावा कर रहा है उसके लिए अनिश्चितता भी पैदा करता है। आवश्यक वस्तु और बाजार मूल्य वाली शर्तें दावे की रकम को लिमिट कर देती हैं। एक और खास नियम है, नियम 1206, पशुओं की नष्टि पर क्षतिपूर्ति। ये किन हालात में लागू होता है? ये बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए है। नियम 1206 तब लागू होता है जब किसी कर्मचारी के पशुओं को मतलब जानवरों को किसी सक्षम अधिकारी के आदेश पर नष्ट करना पड़ता है। इसका सबसे आम कारण होता है किसी फैलने वाली बीमारी, संक्रामक रोग को रोकना। अच्छा, तो ऐसी हालत में मुआवजा कैसे तय होता है? क्या रेलवे कर्मचारियों के लिए कोई खास रेट है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि नहीं, नियम कहता है कि मुआवजे की रकम उतनी ही होगी जितनी उस इलाके के जो लोकल कानून या नियम है उनके हिसाब से ऐसी स्थिति में किसी आम नागरिक को, प्राइवेट इंडिविजुअल को मिलती है। तो यहाँ रेलवे कर्मचारी को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, उन्हें आम जनता के बराबर ही रखा गया है। और अब आते हैं आखिरी नियम पर, नियम 1207, अनुमोदन एवं अधिकरण। ये प्रक्रिया के बारे में है ना? इसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का जिक्र है। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कदम है। नियम 1207 ये अनिवार्य करता है कि इस चैप्टर के तहत कोई भी मुआवजा देने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है। हाँ, जब तक कि कोई खास छूट ना दी गई हो। राष्ट्रपति की मंजूरी? ये तो बहुत हाई लेवल अप्रूवल लगता है। मुआवजे के लिए इतनी सख्त जरूरत क्यों? ये इस बात पर जोर देता है कि इस तरह का जो मुआवजा है वो सरकारी खजाने से दिया जाने वाला एक अनुग्रह भुगतान है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट है। ये कोई रेगुलर अधिकार या सैलरी जैसा पेमेंट नहीं है। राष्ट्रपति की मंजूरी, जिसका मतलब व्यवहारिक रूप से सरकार या रेलवे बोर्ड के टॉप लेवल से अप्रूवल होता है, वो एक कड़े कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि दावों की ठीक से जांच हो, वो पॉलिसी के हिसाब से हो और कोई मनमाना या जरूरत से ज्यादा भुगतान ना हो। ये पब्लिक मनी के इस्तेमाल पर एक तरह की निगरानी है। ठीक है, तो हमने नियम 1201 से 1207 तक का ये सफर पूरा किया। अगर पीछे मुड़कर देखें तो मुख्य बातें क्या समझ में आती हैं? ये पूरी व्यवस्था काफी खास और कई जगहों पर थोड़ी पेचीदा भी लगती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ खास पॉइंट्स जो ध्यान में रखने चाहिए। पहला, कोई ऑटोमेटिक हक नहीं। मुआवजा नियम 1201 खास कानूनों पर आधारित है, जैसे चोट के लिए WCA नियम 1202 या इन्हीं नियमों पर। यह अपने आप मिलने वाला अधिकार नहीं है। दूसरा, चोट और संपत्ति में फर्क। नौकरी से जुड़ी चोट या मृत्यु के लिए रास्ते ज्यादा साफ हैं, WCA पेंशन नियम नियम 1202, लेकिन निजी संपत्ति के नुकसान नियम 1204 के लिए शर्तें बहुत सख्त हैं और इसमें आम चीजें जैसे मामूली चोरी या प्राकृतिक आपदा शामिल नहीं है। हाँ, ये साधारण चोरी वाली बात तो काफी ध्यान खींचती है। बिल्कुल। तीसरा, स्वास्थ्य कवरेज। हॉस्पिटल का खर्च नियम 1203 की एलिजिबिलिटी काफी वाइड है, मतलब ड्यूटी से न जुड़ा हो तब भी, लेकिन आर्टिफिशियल लिम्ब जैसे उपकरणों के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी है। चौथा, विवेक सबसे ऊपर। संपत्ति के नुकसान का मुआवजा नियम 1205 विवेकाधीन है, मतलब अनुग्रह पर निर्भर है, सिर्फ जरूरी चीजों के लिए है और वो भी घटे हुए बाजार मूल्य पर। और वो आखिरी बात, हाँ, पांचवा, हाई लेवल अप्रूवल। लगभग सभी मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नियम 1207 जरूरी है, जो दिखाता है कि ये पेमेंट्स कितने असाधारण माने जाते हैं। तो अगर रेलवे कर्मचारी हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए संदेश साफ है, भाई खास शर्तों को ठीक से समझें। ये मान कर न चलें कि हर नुकसान कवर हो ही जाएगा, खासकर अपनी निजी संपत्ति का। और प्रक्रिया के लिए तैयार रहें जिसमें अधिकारियों का विवेक और हाई लेवल अप्रूवल शामिल है।
बिल्कुल, ये नियम एक ढांचा तो देते हैं लेकिन साथ ही साफ सीमाएं भी तय करते हैं। ये कर्मचारी कल्याण और सरकारी पैसे के सही इस्तेमाल के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इन नियमों को जानने से उम्मीदों को सही रखने और जरूरत पड़ने पर सही प्रक्रिया फॉलो करने में मदद मिलती है। लेकिन ये सब सोचते सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये नियम जिनमें 1930 के एक्ट का भी हवाला है, ये काफी पुराने लगते हैं। आपने साधारण चोरी, भले ही जबरदस्ती हुई हो, और प्राकृतिक आपदा वाले अपवादों का जिक्र किया। क्या ये आज के समय में भी पूरी तरह से लॉजिकल लगते हैं? हाँ, यही वो एक विचार करने वाला सवाल है। काम करने का माहौल कितना बदल गया है, सफर के तरीके बदल गए हैं, खतरों के प्रकार भी बदल गए हैं। तो क्या लगभग 100 साल पहले बने ये अपवाद आज भी पूरी तरह से ठीक बैठते हैं? जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम की अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ रही हैं। तो क्या प्राकृतिक आपदा वाला अपवाद हमेशा सही है, खासकर अगर कर्मचारी की ड्यूटी उसे किसी ऐसी जगह ले जाती है जहां खतरा ज्यादा हो? या फिर वो चोरी वाली बात, खासकर उन हाई रिस्क इलाकों में जहां कर्मचारियों को तैनात किया जा सकता है, क्या उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या ये पुराने नियम आज की हकीकतों से पूरी तरह मेल खाते हैं या नहीं। ये सच में एक अहम सवाल है, जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। इन जटिल नियमों को इतने साफ तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि ये बातचीत उपयोगी रही। बारीकियों को समझना हमेशा अच्छा होता है। और हमारे उन श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने ये स्रोत सामग्री हमें भेजी। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से रेलवे क्षतिपूर्ति नियमों की जो पेचीदगियां हैं, उन पर कुछ रोशनी पड़ी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।